नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कनेक्टेड है कंपनी से या डीम टू हैव बीन कनेक्टेड या कनेक्टेड किसी इनडायरेक्ट वे से कनेक्टेड है। कहने का मतलब है इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब है जो पर्सन अंदर कंपनी का है, चाहे वो ओनर है, चाहे प्रमोटर्स हैं, चाहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो कंपनी का वो पर्सन किसी भी तरीके से कनेक्टेड है कंपनी के साथ, उसे बोलते हैं इनसाइड। और वो उनके अपने शेयर्स को खरीदता है या अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है, तो उसे बोला जाता है इनसाइड ट्रेडर्स। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हो, कहते हैं इनसाइड मीन्स एनी पर्सन हु इज़ और वॉज connected with the company or deemed to be connected with the company and reasonably expected to have access by virtue of such connection to the unpublished price sensitive information in respect of securities of the company, or who has received or has to access to such unpublished price sensitive information. Unpublished price sensitive information means any information which relate to the following. किसी भी अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से वो क्या है, किसी भी तरीके से रिलेटेड है, असेस करता है, तो उसे आप इनसाइड ट्रेडर्स बोलेंगे। अब उस जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी है, या इंटेंडेड डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड्स वगैरह कब होता है, या शेयर्स वगैरह कब इशू होंगे, राइट शेयर्स, बोनस वगैरह कब होगा, मेजर एक्सपेंशंस क्या है प्लान की, नए प्रोजेक्ट्स की, अमलगमेशंस में, या फिर आप मर्जर में कह सकते हैं, टेक ओवर में वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, या डिस्पोजल ऑफ एनी होल एंड substantially the whole of the undertaking है, such other informations, अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें जब आपकी जो आपकी अनपब्लिश्ड चीज़ें हैं, और जो अनपब्लिश्ड चीज़ें हैं वो कहने का मतलब है आपकी गोपनीय है, सीक्रेट हैं, और वो चीज़ें अगर उसको नॉलेज में है तो इट मीन्स वो आपका क्या है, इनसाइड ट्रेडर्स है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इनसाइड ट्रेडर्स क्या है कि जो आपको बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी है थ्रू द अनएथिकल पब्लिश, मीन जो आपकी परचेज और सेल से जो भी बेनिफिट्स आपकी कंपनी को होते हैं या बेनिफिट इंडिविजुअल को होते हैं किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस से, तो वो सारे बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ इनसाइडर। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वो कहते हैं 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी इनसाइडर, एक सेकेंडरी और एक होते हैं अदर इनसाइडर। प्राइमरी इनसाइडर्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टर हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, मर्चेंट बैंकर्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली आपकी कंपनी से प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, या डायरेक्ट जिनका पैसा लगा हुआ है, जो आपके ऑथर्स वगैरह हैं या बैंकर्स वगैरह हैं। उसके अलावा जो आपके आदित्य पर्स उठा ला, जो आपके सेकेंडरी इनसाइडर्स होते हैं, दे आर द डीलर्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। और अदर इनसाइडर्स कौन से होते हैं, विच आर हैविंग असेस टू द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द, सिर्फ वो क्या है, वो प्राइजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के ऊपर ध्यान रखते हैं, प्राइजेस के अप डाउन होने से जो उनकी इंफॉर्मेशंस होती है उनसे रिलेटेड उनका सारा बिजनेस चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके थर्ड मीन या फिर अदर इनसाइडर्स ट्रेडर्स। उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिशंस। इट हैज़ बीन लेड डाउन दैट नो इनसाइडर शेल, वो कहता है जो आपके इनसाइडर्स होते हैं वो कौन कौन नहीं हो सकते या उनके लिए क्या करना प्रोहिबिटेड है, मीन किस चीज़ पर रोक है। तो कहता है डील इन अ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी लिस्टेड और एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं अगर अनपब्लिश्ड हैं, पब्लिश नहीं की गई, उनके बेस पर कोई भी पर्सन जो इनसाइड ट्रेडर्स हैं वो कोई भी उसमें डील नहीं कर सकता सिक्योरिटीज़ में। कहने का मतलब है गोपनीय जो इंफॉर्मेशन है उनको लीक कर कर वो कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। दूसरा है कम्युनिकेट एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू, और वो ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है और उसके थ्रू कोई भी परचेज या कोई भी डील होती है तो वो उसके कानून के अंतर्गत आती है और वो फिर वो उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। उसके बाद है काउंसिल और द प्रोसिक्यूट ऑफ अदर पीपल्स टू डील इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
वो कहता है तीसरी चीज़ आती है कि जो भी अदर पर्सन सिक्योरिटीज़ हैं कंपनीज की हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनके बेसिस पर भी आप क्या कहते हैं काउंसिल करते हैं या प्रोक्योर करते हैं अपने अदर पर्सन को। उसके बाद एक्शन बाय सेबी, सेबी क्या क्या एक्शन ले सकती है जो आपके इनसाइड ट्रेडर्स हैं। वो कहते हैं सेबी कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इनसाइडर्स के, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन है इनसाइडर ट्रेडर्स को, वो सेबी जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है। वो कहता है इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द इनसाइडर्स, जो क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है उसके अगेंस्ट में अगर उसने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है और उसको लीक कर दिया, तो जो सेबी है वो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी सेबी के अंडर आती हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 में सेबी ने जो आपकी प्रोविजंस ऑफ इनसाइड ट्रेडर्स जो बनाई थी रेगुलेशंस 2015, वो कौन कौन सी रेगुलेशन थी, उसमें पहली थी आपकी कनेक्टेड पर्सन। वो कहता है एन इमीडिएट मैं बताऊंगी नहीं, खुदा जी हो, एंड इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ द कनेक्टेड पर्सनस हो कोई भी, या फिर होल्डिंग कंपनी हो कोई भी, या इंटरमीडिएटर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, कोई ट्रस्टी कंपनी हो, या कोई भी ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज हो, क्लियरिंग हाउस वगैरह हो, या मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, या मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, या फिर आपके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं या बैंकर्स हैं, ये सारे के सारे आपके कनेक्टेड होते हैं इनसे डायरेक्टली। उसके बाद दूसरा आता है वो कहते हैं कम्युनिकेशन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कहते हैं जितनी भी आपकी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कम्युनिकेट करना, बताना रिलेटेड टू द कंपनी है, सिक्योरिटीज़ वगैरह लिस्टेड, प्रपोज और लिस्टेड एनी जो भी आपकी हैं इंफॉर्मेशंस उनका रखना था। उसके बाद ट्रेडिंग व्हेन द पोसेशंस ऑफ द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं अगर आप कोई भी अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो वो गलत हो जाता है, लेकिन वो कहता है जो पब्लिश डाटा है उसके बेस पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो ठीक माना जाता है। ट्रेडिंग का प्लान वो कहता है कैसे होता है, वो कहता है कि जो इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं ट्रेडिंग प्लान्स को, प्रेजेंट इट इन टू द कंप्लायंस ऑफिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पब्लिक डिस्क्लोज, ठीक है, परसुएंट्स टू विच ट्रेड विल बी कैरी आउट ऑन इज बिहाफ ऑफ अकॉर्डिंग विद द सच प्लान। वो कहता है कौन कौन से हैं, वो कहता है नोट एंटाइल कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इनसाइड अर्लियर। वो दूसरा वो कहता है कोई भी जो आपकी नोट इंटेल ट्रेडिंग ऑफ द पीरियड बिटवीन 20th जो ट्रेडिंग पीरियड टाइम है लास्ट का, ठीक है, लास्ट डेज का, उनके बेसिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा वो कहता है इंटेल ट्रेडिंग फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम का ट्रेडिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि नॉट इंटेल टू ओवरलैप ऑफ ओवरलैप भी नहीं कर सकते आप इसमें। फिर वो कहता है कोई भी आपकी सेटिंग अप है सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग के अलोंग विद द नेचर, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ को मार्केट एब्यूज़ के बेसिस पर भी आप इंटेल नहीं कर सकते। जो फेयर बिल्कुल डिस्क्लोज होता है, बोर्ड ऑफ फेयर डिस्क्लोज ऑफ द ट्रेडिंग क्या होता है, वो कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज शेल फॉर्मुलेट द पब्लिश द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट करते हैं, उस पर कोड जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं। वो कोड जो हैं आपके जितने भी आपके अनलिस्टेड जो आपके शेयर्स होते हैं उनकी कोडिंग कर दी जाती है, और जितने भी आपके इनसाइड ट्रेडर्स हैं उनको ये कोड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और उनके बेसिस पर ही आप इनको डील करते हैं। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में कैपिटल मार्केट की इन इंडिया में, उसमें फर्स्ट वन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स या इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एसएफ है या यूटीआई है, एलआईसी है, आईएफसीआई है, आईडीबीआई है, आईसीआईसीआई है, जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई और म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे आपकी एस्टैब्लिशमेंट में आते हैं। रेगुलेटिव मेजर्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं सेबी जो है इस पर रेगुलेटिव मेजर्स लेती है, अगर कुछ भी गलत लेता है तो वो प्रोटेक्ट करती है अपने रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह को। ग्रोथ ऑफ, उसके बाद तीसरा आता है आपका ग्रोथ ऑफ अंडर राइटिंग बिजनेस। जो आपके अंडर राइटिंग बिजनेस होते हैं उनकी ग्रोथ में भी, जो बिजनेस इंडिया में है उनकी ग्रोथ में भी मेनली जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी करते हैं, जैसे नीम्स वगैरह है, एनआईएम,
जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस तरह के जो आपके इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं उनकी ग्रोथ में। फिर सेटिंग अप द सेबी भी बनाई जाती है। सेबी जो है पूरे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, प्रॉपर उन पे एक्शन लेती है, एलोकेशंस वगैरह करती है, और कोई भी अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन अगर लीक आउट डाउन की जाती है उस पर भी एक्शन लेती है। ग्रोइंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो आपकी पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है उसकी भी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, इंक्रीज़ करती है। इंटरेस्ट जो आपके स्टॉक मार्केट वगैरह में होता है, या जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी सिक्योरिटी मार्केट ट्रेडिंग मॉडल्स में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जितनी भी एजेंसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट रेटिंग करती हैं, जितनी भी आपकी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया जो होती हैं उसके अंडर जितनी भी कंपनीज आती हैं जो प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड है कि किस बैंक किस कंपनी को कितना क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी एक प्रॉपर रेटिंग कर दी जाती है। तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी काफ़ी फैक्टर अफेक्टिंग में आती हैं। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंस से, चाहे बिजनेस वर्ड से हैं, चाहे कहीं से भी हैं, चाहे किसी जर्नल न्यूज़पेपर या किसी चीज़ के भी थ्रू आती हैं, तो वो भी सारी की सारी इसमें की जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहला तो सबसे बड़ी वीक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सबसे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स आते हैं, डेफिशिएंसीज हैं, कहीं इक्विपमेंट्स नहीं हैं, कहीं ब्रोकर्स अच्छे नहीं हैं, वो अपना बेनिफिट्स देखते हैं, या फिर जो डाटा है उसको फेल कर देते हैं परफॉर्म करने में, तो वो फंक्शनिंग नहीं हो पाती रेगुलरली। लैक ऑफ इंटीग्रेशंस की वजह से कि 23 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टोटल इंडिया में है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से जो है नहीं होता। तीसरा आता है आर्बिट्रेज क्लासिफिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। वो कहता है यहाँ पर जो जितने भी शेयर्स होते हैं स्पेसिफिकली अनस्पेसिफाइड जो होते हैं उनमें भी दिक्कत आती है। तीसरा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो होता है वो उसको इग्नोर करके चलते हैं, उसको बेनिफिट्स ना देने की मतलब देने की बजाय उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाने में हेजिटेट करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एंड द लास्ट आता है डोमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी डोमिनेशन रहता है, जैसे कि आपका LIC है, UTI है, आपके जितने और इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सब का भी यहाँ पर काफ़ी वो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बेटा पुअर लिक्विडिटी बनी रहती है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं, जिससे कि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक जो होते हैं एवरीडे मार्केट में निकले होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है एक्सचेंज में, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। लेस फ्लोटिंग स्टॉक जो होता है उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आती है, वीकनेस रहती है। शेयर्स डिबेंचर्स जो होते हैं वो सेल और परचेज में भी काफ़ी इनकी दिक्कत बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि प्रॉपर जो आपके इनसाइड ट्रेडर्स होते हैं वो कम लिक्विडिटी और लेस फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटा रिफॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में।